दोस्तों, कल्पना कीजिए कि अगर दिल्ली से देश के किसी भी कोने तक जाने के लिए आपको घंटों ट्रैफिक में फंसने की जरूरत न पड़े। अगर राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश के शहरों तक, मध्य प्रदेश के औद्योगिक इलाकों से लेकर महाराष्ट्र के बंदरगाहों तक और हरियाणा से लेकर देश के दूसरे बड़े आर्थिक केंद्रों तक पहुंचने के लिए आपके सामने तेज रफ्तार सड़कों का एक ऐसा नेटवर्क मौजूद हो जो सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ रहा हो। भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़कों का विकास जिस गति से हुआ है, उसे सिर्फ नए हाईवे बनने की कहानी समझना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि असली कहानी एक ऐसे मेगा एक्सप्रेसवे नेटवर्क की है जो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र को देश के अलग अलग हिस्सों से जोड़ते हुए भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तस्वीर बदल रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इस नेटवर्क का असर सिर्फ आपकी यात्रा के समय पर नहीं पड़ने वाला, बल्कि इसका सीधा असर सामान की डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स की लागत, उद्योगों की लोकेशन, किसानों की बाजार तक पहुंच और आने वाले वर्षों में नए शहरों के विकास पर भी दिखाई दे सकता है। लेकिन आखिर यह पूरा नेटवर्क है क्या, और दिल्ली को इसका इतना महत्वपूर्ण केंद्र क्यों बनाया जा रहा है? इससे पहले अगर आप भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स से जुड़े ऐसे ही वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गेम चेंजर कौन सा प्रोजेक्ट है। अब जरा भारत के नक्शे को ध्यान से समझिए। देश की राजधानी दिल्ली सिर्फ राजनीतिक राजधानी नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के सबसे बड़े आर्थिक और लॉजिस्टिक केंद्रों में से एक है। इसके आसपास हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरफ जाने वाले प्रमुख एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड कॉरिडोर धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ने दिल्ली और पश्चिमी भारत के बीच कनेक्टिविटी की दिशा में एक बड़ा बदलाव शुरू किया है। इसी तरह दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे ने दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा को तेज बनाया है, जबकि यमुना एक्सप्रेसवे और उससे जुड़े कॉरिडोर दिल्ली एनसीआर को उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्रों से जोड़ते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार सिर्फ अलग अलग एक्सप्रेसवे क्यों बना रही है? असल रणनीति यह है कि अलग अलग कॉरिडोर को एक बड़े नेटवर्क की तरह विकसित किया जाए, जहां एक एक्सप्रेसवे दूसरे हाईवे और आर्थिक कॉरिडोर से जुड़ता जाए। यानी भविष्य में आपको हर लंबी दूरी की यात्रा के लिए शहरों के बीच से होकर गुजरने की जरूरत कम हो सकती है और लंबी दूरी के ट्रैफिक को शहरों के बाहर से ही आगे भेजा जा सकता है। यही कारण है कि एक्सप्रेसवे नेटवर्क को केवल सड़क निर्माण नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। अब दिल्ली से मुंबई की दिशा को देखिए। पहले लंबी दूरी के ट्रक और भारी वाहन कई हिस्सों में पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों और शहरों के बीच से गुजरते थे। इसका मतलब था ज्यादा ट्रैफिक, ज्यादा समय और कई जगहों पर धीमी गति। लेकिन नए एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का उद्देश्य लंबी दूरी के ट्रैफिक को ज्यादा नियंत्रित और तेज मार्ग देना है। इसका फायदा सिर्फ यात्रियों को नहीं बल्कि माल ढुलाई को भी मिल सकता है। एक ट्रक अगर कम समय में ज्यादा दूरी तय करता है तो उसके ऑपरेशन का खर्च घट सकता है, डिलीवरी ज्यादा अनुमानित हो सकती है और कंपनियों के लिए अलग अलग राज्यों में उत्पादन और वितरण केंद्र स्थापित करना आसान हो सकता है। यही वजह है कि भारत के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को आने वाले समय की सप्लाई चेन रेवोल्यूशन से जोड़कर देखा जा रहा है। अब कहानी सिर्फ दिल्ली से मुंबई तक सीमित नहीं है। पूर्वी भारत की तरफ नजर डालिए तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार आर्थिक गतिविधियों को नए क्षेत्रों तक ले जाने की क्षमता रखता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और उससे जुड़े मार्गों ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से को बेहतर कनेक्टिविटी देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसे कॉरिडोर उन इलाकों को जोड़ रहे हैं जिन्हें लंबे समय तक देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों से अपेक्षाकृत कमजोर कनेक्टिविटी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और यही वह बिंदु है जहां एक्सप्रेसवे का असली महत्व सामने आता है, क्योंकि सड़क सिर्फ ए से बी तक पहुंचने का माध्यम नहीं होती, सड़क के साथ आर्थिक गतिविधियां भी चलती हैं। जहां तेज सड़क पहुंचती है वहां वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्ट हब, पेट्रोल पंप, होटल, सर्विस सेंटर, छोटे उद्योग, लॉजिस्टिक पार्क और नए व्यावसायिक क्षेत्र विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी आज जिस जमीन के आसपास सिर्फ खेती या छोटे कस्बे दिखाई देते हैं, आने वाले वर्षों में वही क्षेत्र किसी बड़े आर्थिक कॉरिडोर का हिस्सा बन सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे नेटवर्क की सबसे बड़ी चुनौती भी यहीं से शुरू होती है। सिर्फ एक्सप्रेसवे बना देना काफी नहीं है। अगर एक्सप्रेसवे किसी बड़े शहर, औद्योगिक क्षेत्र, बंदरगाह, एयरपोर्ट या रेलवे फ्रेट नेटवर्क से सही तरीके से कनेक्ट नहीं होगा तो उसकी पूरी क्षमता इस्तेमाल नहीं हो पाएगी। इसलिए भारत में अब सड़क निर्माण के साथ साथ मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है सड़क, रेलवे, बंदरगाह, एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक हब को एक दूसरे से जोड़ना। कल्पना कीजिए कि किसी फैक्ट्री में माल तैयार हुआ, वहां से ट्रक सीधे एक्सप्रेसवे पर पहुंचा, फिर माल किसी लॉजिस्टिक हब में गया
और वहां से रेलवे या पोर्ट के माध्यम से देश या विदेश के बाजार तक पहुंच गया। अगर यह पूरी प्रक्रिया कम समय और कम लागत में होती है तो इसका सीधा फायदा भारतीय कंपनियों की कॉम्पिटिटिवनेस पर पड़ता है। और यही कारण है कि भारत का एक्सप्रेसवे नेटवर्क सिर्फ यात्रियों की सुविधा का मामला नहीं है, बल्कि यह भारत की मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स इकोनॉमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन तैयार करने की कोशिश भी है। अब एक और महत्वपूर्ण बदलाव समझिए। एक्सप्रेसवे के कारण सिर्फ बड़े शहरों को फायदा नहीं मिलता। कई बार सबसे बड़ा फायदा उन छोटे शहरों और कस्बों को मिलता है जो किसी नए कॉरिडोर के आसपास स्थित होते हैं, क्योंकि जब किसी क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो वहां जमीन, उद्योग और व्यापार के लिए नई संभावनाएं पैदा होती हैं। दिल्ली एनसीआर के बाहर विकसित हो रहे नए इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स को देखिए। भविष्य में इसी तरह के डेवलपमेंट कॉरिडोर्स दूसरे राज्यों में भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या भारत का यह मेगा एक्सप्रेसवे नेटवर्क वास्तव में दिल्ली को देश के चारों कोनों से जोड़ पाएगा? क्या आने वाले समय में दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से मेरठ और आगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य भारत तक जाने वाले अलग अलग कॉरिडोर एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का रूप ले सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर भारत की इकॉनमी, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और लॉजिस्टिक्स पर कितना बड़ा होगा? क्योंकि सड़क की लंबाई से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका नेटवर्क इफेक्ट। जब एक सड़क दूसरी सड़क से जुड़ती है, दूसरी तीसरी से, और पूरा सिस्टम देश के बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स को जोड़ देता है, तब इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सुविधा नहीं रहता बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ का एक्सेलरेटर बन जाता है। भारत सरकार के भारतमाला कार्यक्रम की सोच भी इसी कॉरिडोर बेस्ड अप्रोच से जुड़ी रही है, जिसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इंटर कॉरिडोर्स, फीडर रूट्स, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, बॉर्डर कनेक्टिविटी, कोस्टल और पोर्ट कनेक्टिविटी तथा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज जैसे अलग अलग कंपोनेंट्स शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक भारतमाला के अंतर्गत 26,425 किलोमीटर लंबाई वाली परियोजनाएं स्वीकृत और अवॉर्डेड थीं, जिनमें 19,201 किलोमीटर पूरा हो चुका था। यानी देश में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार सिर्फ एक दो बड़े प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े नेटवर्क की दिशा में लगातार काम हो रहा है। अब जरा सोचिए, इसका जमीन पर क्या मतलब है। मान लीजिए राजस्थान में कोई कंपनी अपना सामान तैयार करती है और उसे दिल्ली एनसीआर के बाजार तक पहुंचाना है। बेहतर एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी मिलने पर माल को बार बार शहरों के ट्रैफिक में घुसने की जरूरत कम हो सकती है। इसी तरह अगर किसी कंपनी का उत्पादन केंद्र उत्तर प्रदेश में है और उसका सामान पश्चिमी भारत या किसी बंदरगाह तक जाना है, तो इंटरकनेक्टेड हाईवे नेटवर्क उसे कई विकल्प दे सकता है। यानी एक्सप्रेसवे केवल कारों की स्पीड नहीं बढ़ाता, बल्कि पूरे सप्लाई चेन की गति बढ़ाने की क्षमता रखता है। और सप्लाई चेन की यही गति भारत की मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया की बड़ी कंपनियां जब किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का फैसला करती है तो वे सिर्फ मजदूर और जमीन नहीं देखती, बल्कि यह भी देखती हैं कि रॉ मटेरियल कितनी जल्दी पहुंच सकता है, तैयार माल कितनी तेजी से बाजार तक जाएगा और एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट कनेक्टिविटी कैसी है। इसलिए भारत के लिए सड़क नेटवर्क अब इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन का भी हिस्सा बन चुका है। इसी वजह से एक्सप्रेसवेज के साथ मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स और पोर्ट कनेक्टिविटी जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यानी भविष्य में तस्वीर कुछ ऐसी हो सकती है कि एक ट्रक सिर्फ सड़क पर लंबी दूरी तय करने वाला वाहन न रहे, बल्कि वह एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सिस्टम का हिस्सा बने, जिसमें सड़क से माल लॉजिस्टिक्स पार्क तक पहुंचे, वहां सॉर्टिंग और कंसोलिडेशन हो, फिर जरूरत के हिसाब से रेलवे या पोर्ट नेटवर्क से आगे भेजा जाए। यही मॉडल भारत की लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी बढ़ाने और डिलीवरी टाइम को ज्यादा प्रिडिक्टेबल बनाने में मदद कर सकता है। अब यहां एक और बड़ा फायदा सामने आता है, शहरों पर ट्रैफिक का दबाव। जब लंबी दूरी के वाहन शहर के बीच से गुजरते हैं तो कंजेस्शन बढ़ता है, पोल्यूशन बढ़ता है और लोकल ट्रैफिक की स्पीड भी प्रभावित होती है। इसलिए रिंग रोड्स, बाईपासेस और बेहतर एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर्स भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में किसी शहर के बीच से गुजरने वाला ट्रक ट्रैफिक और उस शहर के स्थानीय यातायात को अलग अलग किया जा सके। इससे शहर के अंदर रहने वाले लोगों को भी फायदा होगा और लंबी दूरी के यात्रियों को भी। लेकिन दोस्तों, इस मेगा एक्सप्रेसवे नेटवर्क की कहानी का एक और बहुत बड़ा पहलू है, नए भारत के नए इकोनॉमिक हब्स। जब कोई नया एक्सप्रेसवे किसी पिछड़े या कम कनेक्टेड क्षेत्र से गुजरता है तो शुरुआत में वहां सिर्फ सड़क दिखाई देती है, लेकिन कुछ वर्षों बाद उसी सड़क के आसपास वेयरहाउस, इंडस्ट्रियल पार्क, फ्यूल स्टेशन, होटल, ट्रांसपोर्ट हब और छोटे बड़े व्यवसाय विकसित होने लगते हैं। इसका मतलब है कि एक्सप्रेसवे कई बार सिर्फ यात्रा का रास्ता नहीं बनता, बल्कि डेवलपमेंट कॉरिडोर बन जाता है। जमीन और उद्योगों की गतिविधियां नए क्षेत्रों की तरफ शिफ्ट हो सकती हैं और बड़े शहरों पर अत्यधिक दबाव कम करने की संभावना बन सकती है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को इसी नजरिए से समझा जा सकता है।
जब किसी क्षेत्र को दिल्ली एनसीआर, बड़े बाजारों और अन्य राज्यों से तेज सड़क संपर्क मिलता है तो वहां निवेश आकर्षित करने की संभावना बढ़ती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि केवल एक्सप्रेसवे बनने से किसी इलाके का विकास अपने आप हो जाएगा। असली बदलाव तब आएगा जब सड़क के साथ बिजली, पानी, उद्योग, स्किल्ड वर्कफोर्स, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी दूसरी सुविधाएं भी विकसित होंगी। इसलिए आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि एक्सप्रेसवे लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। और अगर सरकार तथा राज्य सरकारें इन कॉरिडोर के आसपास प्लैन्ड इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक जोन्स विकसित करने में सफल रहती हैं, तो इसका असर कई दशक तक दिखाई दे सकता है। अब इस पूरे नेटवर्क का एक स्ट्रैटेजिक एंगल भी है। भारत का सड़क नेटवर्क सिर्फ व्यापार के लिए नहीं है। बॉर्डर एरियाज, कोस्टल रीजन्स और इंटरनेशनल ट्रेड पॉइंट्स तक कनेक्टिविटी भी राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। इसका मतलब है कि भारत का हाईवे नेटवर्क धीरे धीरे सिर्फ दिल्ली को, मुंबई या किसी एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने वाली व्यवस्था नहीं रह जाता, बल्कि यह देश के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी को जोड़ने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बनता है। अब कल्पना कीजिए कि आने वाले वर्षों में दिल्ली से निकलने वाला यात्री पहले एक रीजनल एक्सप्रेसवे पकड़ता है, वहां से नेशनल कॉरिडोर पर पहुंचता है, फिर किसी इकोनॉमिक कॉरिडोर से दूसरे राज्य में प्रवेश करता है और बिना बड़े शहरों के अंदर फंसे अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इसी तरह एक ट्रक दिल्ली एनसीआर से निकलकर पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत या मध्य भारत की दिशा में अलग अलग इंटरकनेक्टेड कॉरिडोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। यही है असली मेगा एक्सप्रेसवे नेटवर्क, जहां सड़कें अलग अलग प्रोजेक्ट्स नहीं, बल्कि एक बड़े ट्रांसपोर्टेशन इकोसिस्टम की कड़ियां बन जाती हैं। आने वाले समय में भारत के लिए सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि हमारे पास कितने किलोमीटर एक्सप्रेसवे हैं, बल्कि सवाल ये होगा कि ये एक्सप्रेसवेज कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं और क्या वे भारत के पोर्ट्स, रेल फ्रेट नेटवर्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, एयरपोर्ट्स और बड़े कंजम्पशन सेंटर्स तक सीमलेस कनेक्टिविटी दे पा रहे हैं। क्योंकि अगर इसका जवाब हाँ होता है तो इसका असर सिर्फ सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की स्पीड पर नहीं, बल्कि पूरे देश की इकोनॉमिक स्पीड पर पड़ेगा। किसानों को बड़े बाजारों तक तेजी से पहुंच मिल सकती है, मैन्युफैक्चरर्स को बेहतर लॉजिस्टिक्स मिल सकती है, एक्सपोर्टर्स को पोर्ट्स तक बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकती है, टूरिज्म को नए डेस्टिनेशंस तक पहुंच मिल सकती है और छोटे शहरों को बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स से जुड़ने का मौका मिल सकता है। लेकिन इसके साथ रोड सेफ्टी, मेंटेनेंस, लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और टोल अफोर्डेबिलिटी जैसी चुनौतियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक आधुनिक हाईवे नेटवर्क तभी सफल माना जाएगा जब वह तेज होने के साथ सुरक्षित, टिकाऊ और आर्थिक रूप से उपयोगी भी हो। इसलिए भारत की असली इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। आज जो एक्सप्रेसवेज हमें अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहे हैं, वे संभवतः एक बहुत बड़े नेटवर्क की शुरुआती तस्वीर हैं। आने वाले वर्षों में जब ये कॉरिडोर्स एक दूसरे से और बेहतर तरीके से कनेक्ट होंगे, तब दिल्ली सिर्फ देश की राजनीतिक राजधानी नहीं, बल्कि एक विशाल नेशनल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का प्रमुख गेटवे बन सकती है। और तब शायद भारत में दूरी को किलोमीटर से नहीं, बल्कि यात्रा में लगने वाले समय से मापा जाएगा। यही इस पूरे मेगा एक्सप्रेसवे नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत है। भारत के नक्शे पर सिर्फ नई सड़कें खींचना नहीं, बल्कि उन सड़कों के जरिए देश के बाजार, उद्योग, गांव, शहर, पोर्ट्स और इकोनॉमिक सेंटर्स को एक दूसरे के और करीब लाना। अगर यह नेटवर्क अपनी पूरी क्षमता के साथ विकसित होता है, तो आने वाले दशक में भारत की ग्रोथ स्टोरी में हाईवेज और एक्सप्रेसवेज की भूमिका सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, बल्कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के इंजन की हो सकती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी नए एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से सफर करें, तो सिर्फ यह मत सोचिए कि आपने समय बचाया है। हो सकता है उस सड़क ने आपके शहर, आपके राज्य और पूरे देश की आर्थिक दूरी भी कुछ कम कर दी हो। और यही है भारत के मेगा एक्सप्रेसवे नेटवर्क की असली कहानी। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।